हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश का स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश का ये थर्ड वीडियो लेक्चर होगा। तो चलिए हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस तक स्टडी कर लिए थे, तो उसी से के कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में है हम लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है ना, वह सडन फीलिंग को दर्शाता है, अचानक मनोभावना को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं, कैसे कहते हैं, हिप हिप हुर्रे वी हैव वोन द मैच। तो क्या करते हैं, हम अपने मनोभावना को एक्सप्रेस करते हैं। तो जो सेंटेंस हमारे मनोभावना को एक्सप्रेस करता है, तो सबके सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे हम कहते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने मनोभावना को, सब सडन फीलिंग को। तो ये सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग इज नोन एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, a sentence which expresses some sudden feeling of heart is called an exclamatory sentence. देखो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब वो ऐसा सेंटेंस जो मनोभावना को व्यक्त करता है, मनोभावना को एक्सप्रेस करता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। चलिए, वैसा सेंटेंस जो अचानक मनोभावना को व्यक्त करता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक व्हाट या हाउ से शुरू होता है और एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होता है। जैसे देखिए, इसको हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, और अंत में नोट्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज मतलब कितनी सुंदर यह लड़की। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये व्हाट से शुरू होता है, एक हाउ से शुरू होता है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम मीनिंग होगा, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज। अब देखिए, दोनों व्हाट से शुरू हुआ और हाउ से शुरू हुआ, दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फर्क है। आप देखिएगा, यही समझने वाली बात है, आर्टिकल में भी मिलता है। जैसे देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, तो यहाँ ये गर्ल जो है नाउन है, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और इसके पहले ए आर्टिकल आया। बात को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसके पहले यहाँ सेकंड सेंटेंस में यहाँ नाउन है, तब आर्टिकल है और तब एडजेक्टिव है। जनरली स्टूडेंट्स, आर्टिकल का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले करते हैं, एडजेक्टिव के पहले यदि एडवर्ब हो तो उस एडवर्ब के पहले करते हैं। तो ऊपर वाला तो ठीक है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा। लेकिन सेकंड वाला में देखिए, गर्ल नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के पहले एडजेक्टिव है।
तो आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट से शुरू हो तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले आएगा, और वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से शुरू हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के और नाउन के बीच में होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें ये तो हुआ WH वर्ड से, और इसमें आपको आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होगा। जैसे हम कहते हैं अलास आई एम रूइंड, अलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, ये खेद व्यक्त करता है। तो अलास जो होता है हमारा, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। ठीक है, हम जैसे कहते हैं, ऐसे कहें आ, ऐसे आ, माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम अमेरिका, माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम अमेरिका। देखिए ये स्टूडेंट्स, ये खुशी को व्यक्त करता है, माय फ्रेंड हैज कम, माय फ्रेंड हैज कम फ्रॉम अमेरिका, मेरे दोस्त अमेरिका से आया है, खुशी व्यक्त करता है। हम जैसे कहते ओह आई हैव कट माय फिंगर, ओह आई हैव कट माय फिंगर। तो इसमें देखिए ओह जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, जो क्या करता है, दुख दुख को, खेद को व्यक्त करता है। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स फाई फाई, ही इज लायर, मतलब छी छी वह कायर है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे फाई फाई होता है, जैसे हम कहें फाई फाई ही इज लायर, लायर का मतलब होता है कायर स्टूडेंट्स, छी छी वह कायर है। फाई फाई ही इज अ थीव, छी छी वह एक चोर है। सबके सब इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जिसे कहते हैं ही फिफ हुर्रे, वी हैव वोन द मैच। जैसे बहुत सा बच्चा कहता है, आप देखे होंगे मैच वगैरह जीतने के बाद बच्चा जीतता है तो कहता है ही फिफ हुर्रे, तो सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ही फिफ हुर्रे, वी हैव वोन द मैच। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये फंक्शंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जो हमारा 5 प्रकार का सेंटेंस होता है वो पांचों आपको बता दिए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शंस के आधार पर। इसके बाद हम चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसकी जानकारी के लिए आपको क्लाउज का ज्ञान होना मस्ट है। फिर भी पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर कहिए, कंपोजिशन कहिए, या फॉर्म कहिए। ये स्ट्रक्चर मतलब बनावट, फॉर्म कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे, इसको फॉर्म कह सकते हैं, कंपोजिशन कह सकते हैं। तो ये कंपोजिशन के आधार पर, फॉर्म के आधार पर, बनावट के आधार पर सेंटेंस हमारा 4 होता है। इसके पहले भी चर्चा किए थे। एक में आएगा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होगा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, या इसको हम कहते हैं और मिक्स्ड सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आप इस तरह जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको क्लाउज का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम आपको क्लाउज का बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि क्लाउज आपको पढ़ना है तो क्लाउज की बेसिक जानकारी, आप क्लाउज को डिफाइन कर देते हैं, उसको बेसिक जानकारी दे देते हैं ताकि इसको समझने में कठिनाई ना हो। क्लाउज को भी डिटेल्स पढ़ना है, तो चलिए इसको हम पढ़ने के लिए, चूंकि देखिए
ये कम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा कि वैसा सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो। तो प्रिंसिपल क्लाउज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है, इसकी जानकारी आपको आवश्यक है। इसलिए पहले क्लाउज की बेसिक जानकारी दे देते हैं, तब ये चारों को हम डिफाइन करके आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और चलिए हाँ स्टूडेंट्स, एक मेरा चैनल है जिसको आप देख सकते हैं, इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर, छपरा। इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा, इसको सर्च कर सकते हैं और सर्च करके उस पर भी इंग्लिश का स्टडी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सर्च कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी के लिए हम लोग क्या बोले, क्लाउज। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लाउज जो होता है इसका मतलब उपवाक्य। अभी आप वाक्य पढ़े, सेंटेंस। अभी क्या पढ़े स्टूडेंट, सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब होता था वाक्य और क्लाउज का मतलब हुआ उपवाक्य, मतलब वाक्य में ही वाक्य। उप का मतलब क्या हुआ, वाक्य में ही वाक्य। तो दैट मीन्स वाक्य में ही वाक्य का मतलब होगा एक बड़ा वाक्य में एक छोटा वाक्य, और किसी भी वाक्य को बनने के लिए एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना आवश्यक है। विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट मेन वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। तो जब ये क्या होगा, वाक्य में ही वाक्य होगा, दैट मीन्स इसमें एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब अलग होगा, तो ये वाक्य में ही वाक्य होता है। तो क्लाउज का मतलब उपवाक्य, इसका मतलब ये बड़े वाक्य का एक हिस्सा होगा जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना मेन वर्ब होगा, वह क्लाउज होगा। तो क्लाउज क्या होगा, देखिए, द लार्जर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, द लार्जर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इज कॉल्ड अ क्लाउज। कैसे लिखिएगा स्टूडेंट्स, अ लार्जर part of a sentence. A larger part of a sentence having a subject and a verb is called a clause. देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ, ए लार्जर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इज कॉल्ड ए क्लाउज। मतलब किसी बड़े वाक्य का वैसा हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे क्लाउज कहा जाता है। ऐसे लिखिएगा इसको, किसी बड़े वाक्य का वैसा हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे क्लाउज कहा जाता है। किसी बड़े वाक्य का वैसा हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे क्लाउज कहा जाता है। तो ये बड़े वाक्य का हिस्सा होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, और क्या होगा, क्लाउज होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कोई बड़ा वाक्य लिख देंगे और उस बड़ा वाक्य में जितना सब्जेक्ट और जितना वर्ब होगा उतना ही क्लाउज होगा। देखिए आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिखें, आई मेट अ मैन हु वाज ब्लाइंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह एक बड़ा सेंटेंस हो गया। तो बड़ा सेंटेंस में जिस सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होगा वो एक क्लाउज हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो यहां से यहां तक एक हमारा क्लाउज हो गया। और फिर ये हु जो होता है, ये सब्जेक्ट का कार्य करता है, ये वर्ब हुआ, तो यहां से यहां तक मिलाकर के एक क्लाउज हो गया। तो यहाँ दो क्लाउज हुआ। कितना क्लाउज हुआ, दो। आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए कि इसी तरह हम कह दें, इंडिया इज पुअर, इंडिया इज
पुअर बट अमेरिका इज रिच। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। जैसे देखिए यहाँ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। उसी प्रकार ये सब्जेक्ट वर्ब के साथ में यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक का हो गया, क्लाउज हो गया। और फिर यहाँ से एक ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक एक ये भाग एक क्लाउज हो गया। और ये बीच में जो आप बट देख रहे हैं, बट को हम कंजक्शन कहते हैं। ये कंजक्शन है, आप इसको कंजक्शन कहिए या कनेक्टर कहिए। तो जो बड़े वाक्य का हिस्सा होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होगा, वह क्लाउज होगा। तो पहले सबसे पहले आपको क्लाउज पहचानना होगा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं आई सा ए गर्ल हु वाज इन रेड ड्रेस। आई सा ए गर्ल हु वाज इन रेड ड्रेस। अब देखिए आई सा ए गर्ल हु वाज इन रेड ड्रेस, मैंने एक लड़की देखा जो लाल ड्रेस में थी, रेड ड्रेस में थी। चाहे इसको रेड ड्रेस आपको देख सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हु वाज इन स्कूल यूनिफॉर्म ऐसे लिख लीजिए, स्कूल यूनिफॉर्म, वह स्कूल यूनिफॉर्म में थी। अब समझिए स्टूडेंट्स, तो यहां से यहां तक देखिए सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, तो यहां से यहां तक ये भाग ये क्लाउज हो गया। आप यहां से यहां तक भाग को क्लाउज कहिएगा, और फिर यहां से यहां तक ये भाग ले लीजिएगा, यह ये क्लाउज होगा। तो सबसे पहले हमें क्लाउज को पहचानना होगा। बेसिक चीज है, क्लाउज को पहचानिए। बड़े वाक्य होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, वह आपका क्लाउज होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्लाउज तो हुआ, तो क्लाउज दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो चलिए क्लाउज, अब तो हमको लगता है कि आपको क्लाउज समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल दे दें एक दो। जैसे हम कहते हैं यू विल सी द ताजमहल इफ यू गो टू आगरा। यू विल सी द ताजमहल इफ यू गो टू आगरा, यदि आप आगरा जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे। जनरली देखिए स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल सेंटेंस भी है, अभी आपको उतना जानकारी नहीं है, धीरे धीरे हम इसकी जानकारी देंगे। कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड, इसकी भी चर्चा होती है। कंडीशनल सेंटेंस में तीन प्रकार का होता है, कंडीशनल फर्स्ट, कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड। तो इसमें इसकी इसकी भी चर्चा होगी आगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ये इतना ही समझिए, यहां से यहां तक आपका ये एक क्लाउज होगा और यहां से यहां तक एक क्लाउज होगा। तो पहले आप क्लाउज को छाटिए, और क्लाउज के बाद अब क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। तो इसकी जानकारी आप ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लाउज जो हुआ, क्लाउज में आपको दो प्रकार देखना है। एक होता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्लाउज, इसको हम मेन क्लाउज भी कहते हैं, मेन क्लाउज। और इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। और इस इधर आप आ जाइएगा 2 नंबर में, ये होता है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, और इसको हम डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है ना, वह वैसा क्लाउज तो आप देख लिए कि बड़े वाक्य का हिस्सा होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा।
वैसा क्लाउज जो अपनी अर्थ के पूर्णता के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल, चाहे मेन, चाहे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र क्लाउज कहते हैं। क्योंकि ये स्वतंत्र होता है, ये दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब दूसरे पर आश्रित होना, ये वैसा क्लाउज होता है अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर करता है। क्या करता है? प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर करता है। तो प्रिंसिपल क्लाउज में क्या होगा? वैसा क्लाउज जो अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं रहता है, उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहा जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में वैसा क्लाउज जो अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज में स्टूडेंट्स इसमें 3 पार्ट हो जाता है। ये इसमें 3 पार्ट हो जाता है। एक आपको पढ़ना है नाउन क्लाउज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लाउज, और तीसरा है एडवर्ब क्लाउज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको डिटेल्स जानकारी हम नहीं देंगे, इसलिए कि हमें बेसिक लेकर चलना है। और जब हम फिर क्लाउज पर आएंगे बेसिक से बढ़ते हुए, तो आपको क्लाउज को डिटेल्स जानकारी देंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डिटेल्स पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ आप सबऑर्डिनेट क्लाउज आए, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज आएगा। तो नाउन क्लाउज, इसका मतलब कि वैसा क्लाउज जो नाउन की तरह कार्य करे। तो आप तो नाउन अभी पढ़े नहीं, पढ़े हैं लेकिन हमने तो नहीं पढ़ाया। तो हम नाउन नहीं पढ़ाए तो आपको नाउन क्लाउज की चर्चा नहीं दे सकते। सीधे नाउन क्लाउज में होगा कि वैसा क्लाउज जो नाउन की तरह कार्य करे, उसे नाउन क्लाउज कहा जाता है। तो आपको नाउन का कार्य जानना होगा, नाउन का फंक्शंस जानना होगा, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। Generally, there are four functions of noun in a sentence: as a subject of finite verb, as an object of finite verb, as a complement of verb, as an object of preposition। ये 4 प्रकार का फंक्शंस होता है। तो ये 4 प्रकार का नाउन कार्य करता है। तो यदि कोई क्लाउज ये 4 तरह से कार्य करेगा तो वह नाउन क्लाउज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस, यानी कि नाउन का फंक्शंस क्या होता है। उसी तरह आपको एडजेक्टिव क्लाउज जानना होगा। तो एडजेक्टिव क्लाउज का मतलब वैसा क्लाउज जो वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, यानी द क्लाउज विच डज द सेम फंक्शन एज एन एडजेक्टिव डज इन ए सेंटेंस इज नोन एज एन एडजेक्टिव क्लाउज। मतलब वैसा क्लाउज जो वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट what is the functions of adjective in a sentence. So we can say the functions of adjective in a sentence is to qualify a noun or pronoun. That means ये adjective जो होता है किसी noun या pronoun को qualify करता है। तो जो क्लाउज किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसे एडजेक्टिव क्लाउज कहेंगे। ये थोड़ा सा बाउंस करेगा आप लोगों को, इसलिए इसमें हम डिटेल्स डीप नहीं जाएंगे अभी। उसी प्रकार एडवर्ब क्लाउज, तो एडवर्ब क्लाउज मतलब ऐसा क्लाउज जो वाक्य में एडवर्ब की तरह कार्य करे। तो आपको एडवर्ब के फंक्शंस जानना होगा। तो एडवर्ब क्या करता है? किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ऐसा क्लाउज जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने का कार्य करेगा उसे एडजेक्टिव क्लाउज कहा, एडवर्ब क्लाउज कहेंगे। अब जनरली स्टूडेंट्स यहाँ आपको हम 2 चीज बताएंगे, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। यहाँ 2 चीज की चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा हम करेंगे जब बेसिक बता लेंगे। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा लेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये हुआ डिपेंडेंट। सिंपल सा समझिए स्टूडेंट्स, जो क्लाउज स्वतंत्र होता है, ऐसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं, जो क्लाउज स्वतंत्र होता है, जो क्लाउज स्वतंत्र होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज होगा। और ये क्या हुआ? जो क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर करता है, डिपेंड रहता है, निर्भर करता है। तो सिंपल समझिए,
जो क्लाउज स्वतंत्र होता है अपनी अर्थ के पूर्णता के लिए, उसे दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, वो प्रिंसिपल क्लाउज होता है। जो क्लाउज अपने अर्थ के पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। आपको यदि डिटेल्स लिखना होगा एक परिभाषा के तौर पर, तो आप इसको लिख सकते हैं कि वैसा क्लाउज जो अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर निर्भर नहीं करता है, उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहा जाता है। यदि आपको इसको लिखना है सबऑर्डिनेट क्लाउज को, तो लिख सकते हैं कि वैसा क्लाउज जो अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर रहता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट में चुनिए। एक चीज नोट में आप लिख लीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा रहता है। अब देखिए एक चीज आप समझिएगा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होगा ना, वह किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, तो जैसे दैट हुआ, टिल हुआ, अनटिल हुआ, अनलेस हुआ, इफ हुआ, व्हाट हुआ, होम हुआ, विच हुआ, ये सब के सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। तो जितने जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में अभी आपको इफ आया, ठीक है, बिकॉज होगा, सिंस होगा। देखिए स्टूडेंट, सिंस हमारा प्रीपोजिशन भी है, सिंस हमारा एडवर्ब भी है, सिंस हमारा कंजंक्शंस भी है। बात समझिएगा धीरे धीरे। देखिए स्टूडेंट्स, वही मैकेनिक अच्छा होता है जो किसी भी यंत्र को, किसी भी मशीन के प्रत्येक पार्ट्स को अच्छी तरह पहचानता हो और ये जानता हो कि उसका यूसेज क्या है, उसका प्रयोग क्या है। उसी प्रकार वही विद्यार्थी अच्छे अंग्रेजी जान सकते हैं, अंग्रेजी के नॉलेज अच्छी तरह से ले सकते हैं, जो प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये जाने कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसका फंक्शंस क्या है। तभी जाकर आप अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई मैकेनिक होता है, यदि उस किसी भी कोई भी यंत्र होता है, उसके यंत्र के प्रत्येक पार्ट को नहीं पहचानेगा, फिर ये नहीं जानेगा कि इसका कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, तो उसका बढ़िया से उपचार नहीं कर सकता है, बढ़िया से उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, बढ़िया से नहीं बना सकता। उसी प्रकार यदि कोई भी स्टूडेंट्स यदि कोई किसी भी वर्ड्स के प्रत्येक पार्ट्स को अच्छी तरह से नहीं पहचानता हो, फिर उसको उसके फंक्शंस को नहीं जानता हो, तब तक उसे अच्छी नॉलेज नहीं मिल सकती। इसलिए स्टूडेंट्स, आप सब बेहतर तरीका से हम बेसिक से दे रहे हैं, आप प्रत्येक पार्ट्स को अच्छे से पहचानिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो सिंस क्या है हमारा, सिंस हमारा है, सिंस हमारा क्या है, कंजक्शंस भी है, एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी है। तो सिंस हो गया। उसी प्रकार अनटिल आएगा, अनलेस आएगा, दैट आएगा। ऐसे ऐसे बहुत सा कंजक्शंस होगा स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सा कंजक्शंस होगा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। अब देखिए कंजक्शंस आप बढ़िया से पढ़े रहिएगा तो यहाँ समझने में आसानी होगी। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी है, तो कंजक्शंस भी आता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ जितने भी क्लाउज होगा, सबके सब सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल हम ऐसे दे देते हैं, पहले दिए थे आई मेट ए मैन हु वाज ब्लाइंड। तो आई मेट ए मैन जो है, यहां से आपको मिल रहा आई मेट ए मैन, क्या इस ये अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर है? नहीं है निर्भर, ये अपना स्वयं अर्थ है। आई मेट ए मैन, मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज पीसी, स्टूडेंट शॉर्ट में लिखेंगे पीसी। और हु आज ब्लाइंड जो है, ये किसको कह रहा है? इस मैन को कह रहा है जो प्रिंसिपल क्लाउज में है। तो हु आज ब्लाइंड जो होगा, हु आज ब्लाइंड, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज एससी।
और देखिए हु हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आ जाएगा। इस तरह हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कंजक्शंस की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इससे जो भी है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु हुआ, विच हुआ, हुज हुआ, होम हुआ, दैट हुआ, सबके सब रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वह कंजक्शंस की तरह भी कार्य करता है, इसलिए इसे रिलेटिव क्लाउज भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं कहीं रिलेटिव क्लाउज के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार और एग्जांपल्स देते हैं। जैसे आई सा ए गर्ल हु वाज इन ए स्कूल यूनिफॉर्म। अब देखिए यहाँ यहाँ आई सा अ गर्ल, ये हम लोग का पीसी हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज, चूंकि डिपेंड नहीं करता है। हु वाज इन, हु वाज इन ए स्कूल यूनिफॉर्म, ये हो जाएगा हमारा एससी, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब देखिए स्टूडेंट्स एक और दिए थे, जैसे इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल। अब देखिए स्टूडेंट्स आई के साथ विल भी लग सकता है। आप आप पढ़े होंगे कि आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, सेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। जैसे जनरली आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सेल का, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सेल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर सेल आ जाता है तो सेंटेंस गलत नहीं होता है, सेंटेंस और इम्फेटिक हो जाता है, इम्फेसाइज होता है। जैसे जैसे हुआ कि आई विल सी द ताजमहल, मतलब मैं अवश्य ही ताजमहल देखूंगा। आई सेल सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखूंगा। तो ये जरा सा नॉर्मल हो जाता है, और जब सेल आई के साथ विल आ जाता है तो वही सेंटेंस इम्फेसाइज हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये देखिए इफ हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया। ये इफ आई गो टू आगरा, ये हमारा एससी होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और आई विल सी द ताजमहल, ये हमारा पीसी हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जानते हैं कि शुरू वाला हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और अंत वाला जो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ऐसे नहीं होता है स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, आई विल सी द ताजमहल इफ आई गो टू आगरा। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें ध्यान दीजिएगा, और ये भी नहीं जरूरी नहीं है कि दो क्लाउज है तो एक सबऑर्डिनेट क्लाउज और एक प्रिंसिपल क्लाउज ही होगा। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं इंडिया इज पुअर बट अमेरिका इज रिच। अब यहां मान लीजिए कि दो क्लाउज है, एक क्लाउज है हमारा इंडिया इज पुअर, तो ये हमारा क्या हो गया, पीसी, प्रिंसिपल क्लाउज। और अमेरिका इज रिच, अब कितने स्टूडेंट समझते हैं कि ये प्रिंसिपल क्लाउज होगा तो ये हमारा सबऑर्डिनेट हो गया? नहीं स्टूडेंट्स, देखिए इंडिया इज पुअर ये अपने अर्थ स्वयं निकाल रहा है, अमेरिका इज रिच इसका अर्थ स्वयं निकल रहा है, तो दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लाउज हुआ, इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पहला प्रिंसिपल और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज ही होगा, इसको भी समझिएगा। और इसमें बट जो है, बट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखिए बट जो है स्टूडेंट्स, बट जो है क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए, अब हम यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, अब देखिए कंजक्शंस भी पढ़िएगा आप, तो कंजक्शंस में भी क्या होता है, आपको कंजक्शंस पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये जैसे हमारा बट होता है, फॉर होता है, और होता है, नॉर होता है, ये सब के सब हमारा क्या है, एंड होता है। एंड हुआ, एंड हुआ, बट हुआ, और हुआ, नॉर हुआ, ये फॉर हुआ, ये सब के सब हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है।
और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ जो क्लाउज होगा वह कभी सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं होता है। एक ध्यान रखिएगा, इससे एंड से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, नॉर से जुड़ा हो, फॉर से जुड़ा हो, इससे जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस आपका, कोई भी क्लाउज आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यदि कंजंक्शंस पढ़े होते तो यहाँ अच्छी से समझ में आता। तो फिर कंजंक्शंस में हम चलेंगे तो कंजंक्शंस में भी आपकी चर्चा करेंगे। कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुआ, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुआ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 प्रकार का होता है, कम्युलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव कंजंक्शंस। तो ये कंजंक्शंस जो है आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, आपको कंजंक्शंस बहुत सा पढ़ना है, उसका यूसेज पढ़ना है। तो आप बेसिक में अभी इतना ही समझिए कि बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, उसी प्रकार एंड, बट, और, नॉर और फॉर जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इससे जुड़ा हुआ कोई भी कंजंक्शंस होगा तो आपका वो सबऑर्डिनेट क्लाउज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एंड से भी दे देते हैं, जैसे हम कहें कि आई वाज टीचिंग and she was singing। मैं पढ़ा रहा था और वह गा रही थी। तो यहां इसमें आप देखिए आई वाज टीचिंग, ये आपका पीसी हो गया। उसी प्रकार सी वाज सिंगिंग, ये भी आपका पीसी हो गया। और एंड जो हुआ, एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनका हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको ये समझना होगा कि कौन सा प्रिंसिपल क्लाउज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको आज हम क्लाउज का प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्लियर किए। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लाइक भी करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे तरह से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो और एक मेरा भी चैनल है जिस पर आप जा करके उस पर सर्च करके उस पर भी इंग्लिश का स्टडी कर सकते हैं। वह आप इस पर सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छापरा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ से बेसिक से जैसे चल रहे हैं एकदम 1 बाय 1 यहाँ से आगे हम आपको शुरू करेंगे और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।